Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your SST class. Okay. So, here we will again welcome you because this is the part 2 of chapter number 8. Okay. In this part 2, we will discuss about the early Vedic age. अर्ली वैदिक एज हमें अभी पढ़ा था. हमारे जो आर्यंस आए थे उन्होंने अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज में डिवाइड किया है. तो इस वीडियो इसमें अब इससे पहले का जितना हमने था कि किस तरीके से आर्यंस आए थे इंडिया में, कहाँ पे उन्होंने वीकेंड से कहाँ से आए थे, है ना, उसने कितने डिवाइड किया गया, है ना, कौन कौन से वेदास होते हैं, कौन कौन से 4 वेदास है, कौन से सबसे ओल्डेस्ट वेदा है, किसमें म्यूजिक्स के बारे में लिखा गया है. ठीक है, ये सब चीजें हमने पार्ट 1 में डिस्कस की. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो. सो इसमें हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं. The early Vedic age, that is 1500 BC to 1000 BC. Now we should study the social, political, economical and religious lifestyle of the Aryans. अब हम देखने वाले क्या उसकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस लाइफस्टाइल किसकी, आर्यंस की. कि आर्यंस कैसे रहते थे, उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल कैसी थी. ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में मतलब 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड है. ठीक है, सबसे पहले बेटा हम विलेजेस के बारे में देखेंगे. यहाँ पे विलेजेस कैसे हैं. सो द आर्यंस लिव्ड इन द विलेजेस. कैसे रहते थे वो लोग, विलेजेस में रहते थे. ठीक है, अ विलेज कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ अ जॉइंट फैमिली. और इस विलेजेस में नंबर ऑफ जॉइंट फैमिली रहती थी. द फैमिली आर कॉल्ड खूला. इन फैमिलीज को क्या कहते थे, कूला. An older man headed the family and all the members obey them. अब का जो उनका हेड होता था, जो सबसे ओल्डर, जो सीनियर मेंबर होता था, वो उनका हेड होता था फैमिली का. और सारे फैमिली मेंबर्स को उनकी वी कैसे ओबे करना पड़ता था. द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज गृहपति. क्या कहते थे इसको, गृहपति, जो उसका सीनियर होता था फैमिली में. द हाउसेस वर मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, बैम्बू, वुड एक्सेट्रा एंड वो रेक्टेंगुलर. और रेक्टेंगुलर होते थे, मिट्टी से, बैम्बू से, स्टिक से, इन सब से घर बनाए जाते थे उनके, किसके, लोगों के. और जो हेड होता था, मतलब जो सीनियर होता था, उसकी बात सारे के सारे फैमिली मेंबर्स माना करते थे. ओके, अ विलेज हैज अ स्टॉकेड अराउंड इटसेल्फ. द किंग इंटरफेयर्ड वेरी लिटिल इन अ विलेज लाइफ. ऑफ कोर्स जो किंग था ना, वो कम से कम इंटरफेरेंस करता था उनकी लाइफ में. ठीक है, एवरी विलेज हैड अ लोकल गवर्निंग बॉडी. हर विलेज में अपनी एक गवर्निंग बॉडी होती थी. अ ग्रुप ऑफ विलेज वॉज कॉल्ड विश. क्या कहते थे ग्रुप ऑफ विलेज को अर्ली वैदिक पीरियड में, विश. तो द हेड ऑफ द विलेज इज कॉल्ड विशापति. देखो, घर का हेड होता था गृहपति, और जो विलेज का हेड होता था, द हेड ऑफ द विलेज इज नोन एज विशापति. क्योंकि ग्रुप ऑफ विलेज को विश कहते थे, और जो उस विलेज का हेड होता था उसको विशापति. ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया क्या चीज, ये हमने देख लिया विलेज में किस तरीके से लोग रहते थे. वहां पे सिंपल लाइफस्टाइल रहता था, और यहाँ पे जो विलेज का हेड होता था उसको विशापति कहते थे. नेक्स्ट आप देखते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन. वुमेन का कैसे स्टेटस था इधर. सो द फैमिली वॉज द क्लोज knit. The family had the 3 generations together. इस फैमिली में 3 जनरेशन एक साथ थी. One man can marry with one woman. Of course, एक मैन एक वुमेन से शादी करता था. The women had a respect status in their families and society. Of course, women के लिए respectful status होता था उस टाइम पे. They were educated. Some of hymns of Rig Vedas were known to be work of women. Of course, उस टाइम पे ऋग वेदास में भी ऐसा मेंशन किया था कि वुमेन्स को एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए फॉर देयर हस्बैंड्स. ओके, सो वुमेन्स हैड आल्सो द राइट टू चूज देयर हस्बैंड. और उस टाइम पे आपके अर्ली वैदिक पीरियड में ये राइट था कि वुमेन्स को, कि वो अपने हस्बैंड्स को चूज कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस पर्पस स्वामी वर्नास्ट वर हेड. ऑफकोर्स उनकी एक दरबार टाइप सेंस वो लगता था जिसमें वुमेन्स चूज देयर हस्बैंड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर विश. ओके, एंड वहां पे उनको वी कैन से ये भी चीज लिखी गई थी उस टाइम पे अर्ली वैदिक्स में कि वुमेन्स को ये राइट है कि वो अपने आप काम कर सके, और इनफैक्ट अपने हस्बैंड्स की भी हेल्प कर सके इस चीज में. तो ये था स्टेटस ऑफ वुमेन अर्ली वैदिक पीरियड में.
ठीक है। अब देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में फूड एंड ड्रेसेस कैसे थी, लोग क्या खाना खाते थे, क्या ड्रेसेस पहनते थे इस टाइम पीरियड में। सो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ आर्यंस। सो आर्यंस की एक मेन ऑक्यूपेशन थी एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती करना। दे ग्रू मोर व्हीट, बार्ले, रेस, मेज इन अबंडेंस। ये चीजें वो काफी सारी उगाया करते थे, ठीक है, कौन, आर्यंस। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स एक्सेट्रा वर देयर अदर फूड। सो ये सब भी उगाया करते थे वो लोग। दे मोस्टली डोमेस्टिकेट्स द काउस। डोमेस्टिकेशन किसका होता था बेटा, काउस का। देयर पॉपुलर ड्रिंक्स वॉज सोमा। वहां की एक पॉपुलर ड्रिंक थी जिसका नाम था सोमा। इट वॉज यूज मोस्ट इन रिलीजियस सेरेमनीज। और ये ड्रिंक उस टाइम की, अर्ली वैदिक पीरियड टाइम्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिंक थी और ये रिलीजियस सेरेमनीज के टाइम्स पे ये सर्व किया जाता था, ठीक है। तो ये तो खाने की बात हो गई कि यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, एग, राइस, बार्ले, व्हीट ये सब मिला करता था एंड यहाँ पे ये जो ड्रिंक है ये सर्व की जाती थी। अब ड्रेसेस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके की ड्रेसेस वो पहना करते थे। So the men covered his body with a long garment which was unstitched, made up of cotton and wool. Of course जो men garments पहना करते थे वो cotton and wool का होता था, unstitched होता था। Of course वहाँ stitching उस टाइम थी भी नहीं, है ना। So this garment is known as धोती। उस टाइम धोती कहा जाता। देख रहे हो आप उसको, कितने टाइम पीरियड पहले से लोग इसको वेयर किया करते थे। They wore a turban on their heads and put light clothes over their shoulders. टर्बन पहनते थे, धोती पहनते थे, लाइट कलर के क्लोथ्स पहना करते थे। एंड ये तो मेन की ड्रेसेस हो गई उस टाइम पे। सो वुमेन्स की क्या थी, वुमेन्स वो लूज फिटिंग साड़ीज। बोथ द मेन एंड वुमेन वर द फाउंड ऑफ वीविंग ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर्स एंड अदर मेटल्स। दोनों गर्ल, मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही उनको शौक था ऑर्नामेंट्स पहनने का, ज्वेलरीज पहनने का, वो भी गोल्ड की, सिल्वर की और मेटल्स की। आपने देखा पुराने टाइम के लोग हाथों में पूरा पहन के, भले ही वो कोई आयरन की पहनी हो, गले में पूरा बड़ा बड़ा एकदम आयरन का पहन के रखते थे वो लोग, है ना। उनको शौक होता था। ये नहीं कि वो सिर्फ गर्ल्स की है, वुमेन्स ही वियर करती थी, मेंस भी वियर करते थे पूरे के पूरे उनके ज्वेलरी टाइप की, है ना। और वो गोल्ड की, सिल्वर, किसी भी चीज से वो बनाया करते थे। वुमेन वोर नेकलेसेस, रिंग्स, इयररिंग, नोज स्टड, while men wore rings in fingers. The Vedas also refer a reference of some kinds of footwear worn by the people. फुटवेयर भी वो उस टाइम पे पहना करते थे। तो मतलब उनकी लाइफ में उनकी जो ड्रेसिंग्स वगैरह थी वो बिल्कुल अप टू डेट, मतलब पूरे अच्छे से वो कैरी किया करते थे चीजों को। तो ये तो उनकी फूड एंड ड्रेसेस के बारे में पूरी चीज हो गई। अब देखते हैं एम्ब्यूजमेंट्स। अब एम्ब्यूजमेंट्स मीन्स वो क्या किया, ऐसी कौन कौन सी चीजें उस टाइम पे वो लोग किया करते थे, ठीक है। तो हंटिंग, chariots, racings, wrestlings, etc. were the main sources of amusements. They liked to dance, sing, and play musical instruments like flute, lute, and drums were their popular musical instruments. So ये सारे musical instrument वो बजाया करते थे, उसके साथ साथ singing, dancing, playing musical instrument ये उनके as a part of their entertainment के लिए यूज किया करते थे, ठीक है। अच्छा, अब उस टाइम पे सोसाइटी कैसे होती थी, ठीक है, जैसे आज की सोसाइटी होती है, अब उस टाइम पे सोसाइटी कैसी होती थी। सो द सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 4 सिग्निफिकेंट वर्नास सच एज ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रास। ये 4 वर्ना सिस्टम्स में हमने डिवाइड कर दिया गया था सोसाइटी को। और ये काफी लंबे समय तक ऐसे ही डिफरेंसेस और ऐसे ही उसमें डिवाइड थी हमारी सोसाइटी। सो दीज वर्ना वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशंस। और ये जो वर्ना सिस्टम था ये किसी और चीज पे नहीं, ऑक्यूपेशंस पे डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चारों की चारों चीजें थी, अभी देखते हैं क्या है ब्राह्मण्स, क्या है वैश्य, क्या है क्षत्रिय, ठीक है। सबसे पहले ब्राह्मण्स या ब्राह्मण्स कौन थे ये लोग। सो द ब्राह्मण्स लर्न द वेदास एंड टॉट पीपल। यहाँ पे ज्यादातर ऐसे थे जो गुरु, है ना, एंड पढ़े लिखे लोग थे इसमें, ठीक है। दे परफॉर्म द ऑल रिलीजियस सेरेमनीज ऑफ द सोसाइटी। जितनी भी सेरेमनीज हुआ करती थी, क्योंकि पढ़े लिखे थे, इनको पढ़ना लिखना आता था, है ना, जो वहाँ के पुजारी, गुरु ये सब हुआ करते, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं गुरुकुल सिस्टम में। तो ये थे हमारे ब्राह्मण्स। नेक्स्ट है बेटा क्षत्रियस।
सो द क्षत्रियस वर द ग्रेट वॉरियर्स. अब ये लोग सोल्जर्स लोग थे इसमें, दे आर वॉरियर्स, ठीक है. दे रूल्ड ओवर द सोसाइटी. अब ये सोसाइटी को रूल किया गया था इन्होंने. दे प्रोटेक्टेड सोसाइटी फ्रॉम एनिमीज. ऑफकोर्स ये सोल्जर्स लोग थे तो ये सोसाइटी को प्रोटेक्ट करके रखते थे फ्रॉम देयर एनिमीज. एंड द थर्ड कैटेगरी, ये सबसे ऊपर ऐसे चलते हैं, सबसे ऊपर आपके आते थे ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य एंड लास्ट में शूद्रास आते थे. सो थर्ड में वैश्यस कौन थे? सो द वैश्यस वर द ऑक्यूपेशनल पीपल. ये ऑक्यूपेशनल मतलब फार्मर्स है ना, जो नॉर्मली फार्मिंग से जितने कोई काम वगैरह जो कर रहे हैं वो सब इसमें आ जाते थे. सो द वैश्यस वर द ऑक्यूपेशनल पीपल. दे लुक्ड आफ्टर द ऑक्यूपेशंस एंड एग्रीकल्चर ऑफ द सोसाइटी. ऑफ कोर्स ये एग्रीकल्चर है ना, ये सब चीजें देखने का काम करते थे वैश्यस. और लास्ट में बेटा शूद्रास थे. So the Shudras were the people who made their living by doing manual and other unskilled job to serve the other classes. ये लोग पता है क्या काम करते थे? इनका काम होता था अनस्किल्ड वर्क, मतलब ऐसा काम ये लोग करते थे जो छोटे लेवल का काम होता है, जिसमें कोई ट्रेनिंग, कोई पढ़ाई लिखाई, कोई स्किल की जरूरत नहीं होती थी. ये शूद्राज होते थे जो ये काम किया करते थे. सो दे लिव्ड आउटसाइड द विलेज और द सिटीज. ऑफकोर्स ये अपने गाँव, सिटी, शहरों से दूर रहते थे और इनको ऑफकोर्स इतनी कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती थी. तो सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशंस और जो सबसे ज्यादा जो खराब चीज हुई है किन लेवल, अगर हम 4 लेवल्स में से देखें, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशंस हमारे शूद्रास के साथ होते थे. उनको लोग बहुत लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी समझते थे, उनसे बात नहीं करते थे, उनको एजुकेशन नहीं दिया करते थे, बिकॉज दे आर थिंकिंग दे आर बिलोंग्स टू लोअर क्लास और दे डो नॉट हैव दे सो मच मनी और समथिंग लाइक दैट. सो इस तरीके से 4 हमारे वर्णा सिस्टम्स थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. सबसे ऊपर ब्राह्मण्स एंड सबसे लास्ट में शूद्रास, ठीक है. ये सोसाइटी का डिवीजन था हमारा. सो आई एम होपिंग सो सोसाइटी कैसे डिवाइड थी, कहाँ क्या खाना खाते थे उस टाइम पे लोग, किस तरीके से वुमेन का स्टेटस था, विलेज किस तरीके का था, ये सब क्लियर हुआ. चलिए अब ऑक्यूपेशंस के बारे में देखते, क्या लोग काम काज क्या करते थे उस टाइम पे. So agriculture and domestications were the prominent occupations of Aryans. So ये दो चीज, एग्रीकल्चर करना एंड डोमेस्टिकेशन करना, ये दो मेन चीजें थी उस टाइम पे. इन एडिशन टू दैट दे वर मर्चेंट्स एज द कारपेंटर्स, द वीवर्स, द लेदर वर्कर्स, द चैरोट्स मेकर्स, द पॉटर्स, ज्वेलर्स, मेटल वर्कर्स, फिशरमैन एक्सेट्रा. ये सब लोग थे ज्यादातर, ये सब काम लोग वहां किया करते थे, कारपेंटरिंग का, वीवरिंग का, लेदर वर्क का, ज्वेलरी का, ये सब. Priesthood was a very prestigious occupation. Hunting was another occupation. So ये सारे occupations means ये सारे कामकाज वहां पे लोग किया करते थे for their survival. अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. So the Aryans were divided into numerous jainas. क्या था? जैनास और ट्राइब्स. ऑफ कोर्स आर्यंस में बहुत सारी ट्राइब्स में डिवाइड कर दिया गया. ईच ट्राइब सिट्स अ पर्टिकुलर एरियाज एंड कंटेन्ड अ नंबर ऑफ विलेजेस. ऑफ कोर्स हाँ, बहुत सारे इन ट्राइब्स में नंबर ऑफ विलेजेस आते थे. ईच ट्राइब हैड इट्स हेडमैन. हर एक ट्राइब का, हर एक विलेज का एक हेडमैन होता था. ऑल पावर्स वर वेस्टेड इन हिम. He was chosen of his wisdom and courage. The chieftains और headmen are called rajans. जो इनके हेड होते थे, मीन्स जो इन ट्राइब कम्युनिटी के हेड होते थे, इनको कहते थे राजन्स. द किंग हैड अ नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू हेल्प हिम. ऑफ कोर्स किंग के पास बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स होते थे जो उनकी हेल्प किया करते थे. ही हैड अ सिनेनी मीन्स आर्मी हेड. राज पुरोहित वॉज द हाइएस्ट प्रिस्ट. तो राज पुरोहित उनका हाइएस्ट प्रिस्ट हुआ करता था, पुजारी. There was a Grahmini. क्या होते थे? Grahmini is the head man of the village of a gram. So ये Grahmini कौन है? ये विलेज का हेड मैन जो होता था, सरपंच जिसको कह सकते हैं, उनको कहा करते हैं ग्रामीणी उस टाइम पे, अर्ली वैदिक टाइम पे, ठीक है. तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स यहाँ पे इनको कामकाज दे दिए गए थे, तुम्हें इसको संभालना है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, इस तरीके से. The king was to rule according to the wishes of the tribe. Of course, king को tribe के according work करना पड़ता था. वहाँ की tribe, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं उसके according. He had two councils for their help.
नोन एज सभा एंड समिति। ऑफ कोर्स उस टाइम पे सभा एंड समिति दो काउंसिल्स बनाई गई थी ताकि वो लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए काम कर पाए। द सभा वॉज अ स्मॉल selected group of elder of families while samiti was consist all people of the tribe। देखिए सभा में ना we can call सभा एंड समिति को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सभा में देखिए तो स्मॉल सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ एल्डर पीपल, जो पढ़े लिखे बूढ़े लोग होते वो सब सभा में आते थे, और समिति में सारे लोग आ जाते थे, जितने भी ट्राइब्स के बचे हुए लोग। जो हेड है वो सभा में जाते थे। ऑफकोर्स सभा आपने सुना, सभा में जो मेन सदस्य है, एंड समिति में बाकी सारे लोग आ जाते थे। ठीक है। Both the Sabha and Samiti took up all the important matters relating to the tribes and helped the king in the affairs of the tribe। Of course, Sabha and Samiti के दोनों के जो elected members होते थे वो king को help किया करते थे रूल रेगुलेशंस और कोई भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशंस के टाइम पे ये दोनों चीजें हेल्प किया करते थे, सभा समिति। कुरु, पंचाला and Vidhiya were the major kingdoms of UP, Bengal and West Bengal regions, while Purna's Trirus, Patkas, Bharata were etc. were small kingdoms। So ये वहां के कुछ kingdoms थे बंगाल, यूपी एंड बिहार के। ये चीज समझ में आई कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब देखते हैं हमारा वैदिक टेक्स्ट लिटरेचर किस तरीके का है, लिटरेचर एंड साइंस के बारे में। सो वैदिक लिटरेचर एंड साइंस। So the four Vedas, the Brahmanas, the Aryanas and Upanishads not only give us the social political knowledge, but also they provide us enough idea about the scientific development of the Vedic age, about astrology, mathematics and astronomy। So ये जो आप उपनिषद है, आप जो ब्रह्मानास है, आर्यानास है, इनसे आपको बहुत सारी चीजें इंडिया की पता चलती है, साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है इनसे। सो इसलिए वैदिक पीरियड में इन सब चीजों को पढ़ा किया करते थे। सो द मैथमेटिक कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक, ज्योग्राफी एंड अलजेब्रा। the mathematics consist of arithmetic, geometric and algebra। People had the sufficient knowledge of roots, cubes and cube roots, square roots, under root। They also use zero and decimal system। देख रहे हो अर्ली वैदिक में जीरो इन्वेंटेड हो गया, लोगों को वहां स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो आज तक हमें याद नहीं हुए उनको याद थे। ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स एंड इनफैक्ट वी कैन से स्क्वायर रूट एंड अंडर रूट ऑल्सो। So people of the Vedic age knew all about the solar and lunar eclipse and movement of earth also। देख रहे हो अर्थ का मूवमेंट हमने पढ़ा था, रोटेशन होना, रेवोल्यूशन होना, किस तरीके से मूव कर रहे हैं वो भी पता था। एंड एस्ट्रोलॉजी वाज वेल डेवलप्ड इन द वैदिक पीरियड। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ओके, अब रिलीजियस बिलीफ क्या क्या था, किसकी भगवान की पूजा उस टाइम पे किया करते थे। सो द वेदास इंडिकेट्स ऑल द सोशल रिलीजियस कस्टम्स ऑफ आर्यंस। अब यहाँ पे कौन से कस्टम्स फॉलो किए जाते थे। सो दे वर्कशिप ऑफ सूर्यास एज अ सन ऑफ गॉड। वो किसकी वर्कशिप करा करते थे, सन की वर्कशिप किया करते थे। ठीक है। अग्नि एज अ गॉड ऑफ फायर, और अग्नि थी गॉड ऑफ फायर, जिसको रुद्रा अग्नि को कहते थे गॉड ऑफ फायर, रुद्रा कहते थे गॉड ऑफ स्टोम, वायु कहते थे गॉड ऑफ विंड, वामा कहते थे गॉड ऑफ डेथ एंड उषा कहते थे गॉडनेस ऑफ ब्रॉन। दे वर्शिप इंद्रा गॉड ऑफ रेन। इंद्रा वॉज द सुप्रीम गॉड ऑफ देम। इंद्रा इनमें से सबसे सुप्रीम थी, वो सूर्य की इंद्रा की पूजा करते थे। अग्नि टुक द सेकंड प्लेस, तो सबसे पहले इंद्रा की पूजा करते थे। सो दे वर्शिप इंद्रा एज अ गॉड ऑफ रेन। इंद्रा वाज द सुप्रीम गॉड ऑफ देम। उनके लिए इंद्रा मींस रेन, गॉड ऑफ रेन, वो उसके लिए सबसे टॉप थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे वो अग्नि की पूजा करा करते थे। अग्नि टुक द सेकंड प्लेस। फर्स्ट नंबर पे इंद्रा थी, इंद्रा मतलब गॉड ऑफ रेन, सेकंड इज अग्नि, अग्नि मींस गॉड ऑफ फायर। ऑफरिंग मेड थ्रू द होली याजनाइस, दे बिलीव इन वन सुप्रीम पावर। वो एक सुप्रीम पावर पे विश्वास करते। तो ये पता होना चाहिए रुद्रा क्या है, वायु क्या है, अग्नि क्या है, ठीक है, उषा क्या है। ओके, चलिए अब दे वर्शिप मेनी ट्रीज सच एज पीपल, मैंगो, नीम एक्सेट्रा। आज भी इन ट्रीज, पीपल ट्री की पूजा किया जाते हैं। एंड दे ऑल्सो वर्शिप काउ एज अघेय
इंजरिंग एंड किलिंग ऑफ काउज आर प्रोहिबिटेड। उस टाइम पे भी देखिए काउ की आपको मारना प्रोहिबिट उस टाइम पे भी था और आज भी है। Many stories from Upanishads tell us the importance of asking questions, whether these questions come from men, women and children. So ये था उस टाइम का पीरियड जिसमें हम सारी चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था। ओके अब ये कुछ चीजें यू हैव टू रेड बाय योरसेल्फ। ओके मार्केट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी चीजें उपनिषद की चीजें बता रखी है इसमें, ठीक है, क्योंकि अब हमें लेटर वैदिक पीरियड पढ़ना है, क्योंकि हमारा अर्ली वैदिक पीरियड क्लियर हो गया, कैसे लोग रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, विलेज कैसा था, क्लोथिंग कैसी थी, ड्रेसिंग कैसी थी। डन? गिव मी थम्स अप। डन? ओके नाउ वी विल सी लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड इज क्लियर, अब लेटर वैदिक पीरियड दैट इज फ्रॉम 1000 BC to 600 BC. Okay, or we can call it epic age. Epic age भी या later Vedic age is same. So the later Vedic age is also known as the epic age. By any ways, the Aryans advanced forward areas and occupied the whole northern India. अब धीरे धीरे आर्यंस ने आपका पूरा होल नॉर्दर्न इंडिया को कवर कर लिया था। They settled themselves in the river valleys of Ganga and Yamuna. Of course, गंगा यमुना में वो सेटल्ड भी हो गए। कौन? आर्यंस। The other literary sources are Brahmanas, Aryanas, and Upanishads, Sutras, Vedas, 6 Dharmasas, 18 Puranas. क्या है? कितने हैं हमारे? 18 Puranas, धर्मा, शस्त्र and other 2 epics known as Ramayana and Mahabharata. इसमें आपको सारी की सारी चीजें, नॉलेज, लिटरेरी वर्क समझने के लिए मिलता है। These 2 great epics was written during the period, और ये लेटर वैदिक पीरियड में भी लिखी गई है। रामायण एंड महाभारत जो हमारी 2 एपिक लिटरेचर या टेक्स्ट माने जाते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब 1000 BC to 600 BC, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड 1500 BC to 1000 था, तो लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC to 600 BC. Okay, so the 2 great epics was written during this period. Therefore, the later Vedic period is also known as epic age. The epics clearly mentions the civilization of this period. ठीक है, देखो धीरे धीरे सीन ऑफ महाभारत का दिखाया, सीन ऑफ रामायण का, ये इसी टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड. So during this period, the center culture shifted to Kurukshetra and the land of Ganga and Yamuna came into prominence. All these Vedic texts was compiled under the Ganga basin. अब गंगा एंड यमुना बेसिन्स अब प्रोमिनेंस इंपॉर्टेंस में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ। इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लाइफ कैसे चेंज होती है यहाँ के लोगों की, ठीक है। In the later Vedic period, the Varna system has become somewhat rigid. Of course, जो हमने वर्णा सिस्टम पढ़ा था, 4 वर्णास में बांटा था हमने सोसाइटी को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, याद है? ये अब और ज्यादा रिजिड हो गए। The status of women was forward in this period. It can be said clearly that the people of later Vedic age were very civilized, genius and prosperous than early Vedic period. Of course, यहाँ पे लोग अब काफी civilized हो गए and genius हो गए, है ना, prosperous हो गए as compared to early Vedic period. They discovered and invented many new arts and crafts. Of course, धीरे धीरे ही तो आती है मॉडर्नाइजेशन, सिविलाइजेशन। यहाँ पे एज कंपेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड यहाँ पे लोग ज्यादा सिविलाइज्ड एंड ज्यादा प्रॉस्परस थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड पॉलीगैमी वाज प्रिवेंटेड और वी कैन से प्रीवेलेंट among the princes and nobility. Women worship their husband as their gods. अब इस पीरियड में देखो वुमेन्स वर्शिप कर रही थी अपने हस्बैंड की एज अ गॉड। लेटर वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स को चूज था, फ्रीडम थी, वो अपने हस्बैंड को चूज करे। इसमें तो हस्बैंड की वो पूजा कर रहे हैं। They even mastered the Vedas and composed hymns. The presence of wife was a compulsory in any type of religious ceremony such as यजनास। तो वुमेन्स के प्रेजेंस को इंपॉर्टेंट मान दिया गया। कोई भी रिलीजियस सेरेमनी हो रही है तो हस्बैंड के साथ वाइफ भी होना कंपलसरी माना गया। आप देखते हैं द इम्पैक्ट ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन। अब आर्यन सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी सोसाइटी पे। सो संस्कृत बिकम द मेन लैंग्वेज ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। ऑफ कोर्स संस्कृत मेन लैंग्वेज बन गई उनकी। कौन सी? संस्कृत।
All the text works were written in Sanskrit and everyone spoke in Sanskrit. अब वहाँ संस्कृत लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी. They respect as the mother of all the vernacular and religious language. Of course और भी religious language थी पर संस्कृत की dominance बढ़ गई. The true epics of Ramayana and Mahabharata were written during the Vedic period. रामायण and महाभारत भी इसी पीरियड के टाइम पे लिखी गई है. These religious books had given the existence of gods such as Brahma, Vishnu, Shiva, Rama, Krishna, etc. and the goddess such as Lakshmi, Saraswati, Durga, which was worshipped by us till today. आज भी हम इनकी पूजा करते हैं. तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि कुछ गॉड जैसे ब्रह्मा, विष्णु इनकी पूजा एंड कुछ गॉडेस लक्ष्मी, सरस्वती इनकी पूजा की गई थी. ठीक है. टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज द in the Bhagavad Gita and relations between the brother and their duties of the husbands of his wife and the wife to the husbands and many more significant example of society continues to inspire people with the philosophy of selfless action. तो भगवत गीता ने जो लॉर्ड कृष्णा की थी, टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा की थी, उसमें काफी चीजें बताई गई. क्या ड्यूटीज क्या है हमारी, हम क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, एक वाइफ का एक हस्बैंड के प्रति क्या ड्यूटीज है एंड एक हस्बैंड की एक वाइफ की क्या प्रति ड्यूटीज है. All these things are there in the Bhagavad Gita and आज भी लोग पढ़ते हैं, आज भी लोग बहुत सारे लाइफ लेसन्स वो हमें बताती है, हमें how we can able to live a peaceful life. This teaches Bhagavad Gita. Okay, that's why it's so very powerful. Okay, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अपना लेटर वैदिक पीरियड एंड अर्ली वैदिक पीरियड. हमने देखा किस तरीके से डिफरेंसेस यहाँ पे थे, किस तरीके से लोग रहते थे, क्या लाइफस्टाइल था एंड ऑल दीज थिंग्स. नाउ वी आर कंप्लीट विद आर्यंस. अब हमने आर्यंस को पूरा अच्छे से पढ़ लिया. कुछ क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, यू हैव टू गिव मी द आंसर. दे दोगे ना? दैट्स ग्रेट. ओके, सो हम बुद्धिज्म शुरू करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट topic is Buddhism. Let's start. Gautam Buddha was born in about the year 567 BC in the village of Lumbini near Kapilvastu in Nepal. So it is the born place of Gautam Buddha. Gautam Buddha Buddhism के devotee. Okay, so ये कहाँ लुम्बिनी में born हुए थे नेपाल में. His real name was Siddhartha. गौतम बुद्ध का real name सिद्धार्था था. Okay, he was the Kshatriya's prince. Of course soldier थे, है ना, इनके prince थे. His father was Sudhodharna, the king of Kapilvastu. He belongs to Shakyas J. His mother was Mahamaya, who died with Siddhartha was only 7 days old. Of course उनकी जो wife थी जिनका नाम था महामाया, वो डाई हो गई थी जब सिर्फ सिद्धार्था मीन्स गौतम बुद्ध 7 दिन के ही थे. In his childhood, a hermit foretold of his father and his son would become a great religious spirit in future. While Sudhodhana wanted to look him as a throne of the king of his kingdom. Of course, गौतम बुद्धा का मन था कि वो स्पिरिचुअलिटी में कुछ काम करे, बट उसके पापा का था कि वो उनका किंगडम संभाले, मीन सोल्जर, उन्हीं की तरह सोल्जर बने. Even as a child, he did not take much interest in worldly affairs. Of course, उनको शुरू से ही गौतम बुद्धा को ये सब चीजें नहीं पसंद थी जो उनके फादर करते थे. मतलब अकॉर्डिंग टू एज अ किंग उनको था स्पिरिचुअलिटी में जाने का मन. He used to spend long hours in long thinking and meditation. Of course, शुरू से गौतम बुद्धा बहुत लंबा समय अपनी मेडिटेशन में गुजारते थे. Seeing the unique activities of his son Siddhartha at the age of 19, his father got him married with a beautiful princess named Yashodhara. क्या नाम था? यशोधरा. उनके साथ 19 years में सोचो उनकी शादी कर दी गई. ठीक है. He led his married life for a short time and got a child named Rahul. Of course, उनका एक child भी था. In addition to of royal comforts, luxury and beautiful wife and a beloved child, Siddhartha could not spend his happy life because divine power were forcing him to do something for the people's spirituality. देखिए उनकी वो 19 years के ही थे जब he got married. बट उन्होंने अपनी वाइफ एंड अपने छोटे से बेटे को छोड़ दिया और वो अपनी एक स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में
चले गए वो, उन्होंने सोचिए वो उनको क्या चीज की कमी थी, उनके घर में सारी फैसिलिटीज सारे कंफर्ट्स थे, बट वो सारे कंफर्ट सारी फैसिलिटीज को छोड़ के वो स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशंस को फॉलो किया। गौतम बुद्धा या सिद्धार्थ, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। अब इन्होंने क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ, अब इन्होंने क्या फाइंडिंग किया अपनी मेडिटेशन, इतने सालों की मेडिटेशंस में क्या चीज फाइंड हुआ। One day, Siddhartha was driven out around the royal park with his charities named Chanar. He saw an old man, a sick man, sharing his fear. On asking to Chanar about these people, Chanar told him that everyone has to grow old in his later age. The third, he saw a dead body which was carried by many people for its cremation's ground. एक बार उसने एक इंसान देखा जो बहुत बूढ़ा है और ऐसे से डंडी से चल रहा है, तो अपने उसने जो उसके साथ के वो थे उनसे उसने पूछा ये क्या है। वो कहते हर दिन किसी को बूढ़ा होना है और हम भी बूढ़े होके ऐसे ही होंगे। फिर आगे जाके उन्होंने थोड़ी दूर देखा कि एक डेथ बॉडी है जो लेके लोग जा रहे हैं, है ना। दोज पीपल वर following the dead bodies were weeping and lamenting. Next he saw a cynic. All these made a deep impact of him and thought to attain the solution of the stage of human life. उस टाइम ना वो बहुत डीप में पड़ गया कि ये क्या है। एक है कि जिसमें वी कैन से क्या है ये, क्या है ये साइकिल हमारी लाइफ की, है ना। एक कोई है जो बहुत जवान है एकदम हमारी तरह, एक जो इतना बूढ़ा हो गया और एक जो अभी दे डाई, है ना। When Siddhartha was about 29 years of age, he left his palace. About for 6 years he roamed here and there. सोचिए 29 years की एज में उन्होंने 6 साल बस इधर से उधर भटका है। They don't have their fixed house, fixed room like you have. So he begged only food and ordinary clothes, not nothing more than basic need. देखिए उन्हें 6-7 साल सिर्फ बेगिंग किया, भीख मांगी, क्या चीज की, खाना पानी, बेस्ट, उनको और कुछ नहीं चाहिए था, उनको खाना पानी मिल जाए, ही इज हैप्पी देन मोर, ओके। वन डे सिद्धार्था सेट अंडर अ ह्यूज पीपल ट्री ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ गया, गया मीन्स बिहार में, एंड डिसाइडेड टू कीप मेडिटेटिंग टिल द मैस्ट्री ऑफ सफरिंग वाज सॉल्व्ड। देखिए उन्होंने सोचा जब तक मैं इसका सॉल्यूशन नहीं निकालूंगा तब तक मैं यहाँ पे ही अपने इस पीपल के ट्री के नीचे गया में मेडिटेशन करते रहूंगा। ऑन द 49th डे ऑफ एनलाइटमेंट, कितनी देर तक उन्होंने तपस्या की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोच रहे हो हम एक दिन भूखे प्यासे नहीं रहते, 49 डेज तक उनको एनलाइटमेंट मिली, ठीक है। कितने डेज मैं मार्क कर रही हूं, 49। Thus he became Buddha or enlightened one, and that tree he was people known as Bodhi Vriksha. क्या कहते हैं, Bodhi Vriksha. From here he went to the park at Sarnath. अब उसके बाद वो सारनाथ गए और उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया। ही इज नोन एज धर्मचरिकरा परिवर्तनम। बुद्ध लेफ्ट द वर्क ऑफ कुशीनगर फॉर एवर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए आप कुछ देखते हैं टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्धा ने हम क्या क्या चीजें पढ़ाई है। तो मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा आर गिवन बिलो। ये कुछ मेन टीचिंग है बुद्धा की। 4 नोबल ट्रुथ बुद्धा के थे। The world is full of suffering. Desire is the main cause of suffering. One must get rid of suffering of killing desire. Desire can be killed by following eightfold path or Ashtanga marg. Okay, these are the 4 things. देखिए इसमें ये क्या बताए कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है उनके सामने, और अपने डिजायर्स को लिमिटेड करिए। अगर आपके डिजायर बढ़ते जा रहे हैं तो आप लोग कभी हैप्पी नहीं होंगे। आपको बस इतना होना चाहिए, यू आर हैविंग द बेसिक नेसेसिटी ऑफ योर लाइफ एंड इट इज डन। यू डू नॉट नीड मोर देन दैट, ओके, टू लिव अ पीसफुल लाइफ। ये 4 सच है जिनको पता होना, और जो ये समझ गया दे लिव अ हैप्पी लाइफ। ओके, द 8-fold path or the Ashtanga marg. Okay, so 8 कौन से पाथ उन्होंने फॉलो करने के लिए कहे थे। So these are the main sources to get rid of the desire, such as right belief, right thought, right speech, right action, right living, right effort,
राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशंस। ये आपके लिए बोले थे उन्होंने, किन्होंने? गौतम बुद्ध ने। ओके, ठीक है। सो बुद्धा एडवोकेट्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ कर्मा एंड मोक्षा। देखिए कर्मा और मोक्षा के बारे में भी उन्होंने बात की गई है। तो बुद्धा टॉट पीपल दैट कर्मा इज अ सुप्रीम पावर। कर्मा क्या है? एक सुप्रीम पावर है। एंड कर्मा डिटरमाइंस मैन फ्यूचर लाइफ बट निर्वाणा इज द गोल ऑफ लाइफ। देखिए कर्मा मीन्स होता है हमारी सुप्रीम पावर, कर्मा मीन्स आप कैसे काम कर रहे हैं, एंड निर्वाणा मीन्स गोल आपकी लाइफ का क्या है। That is freedom from the cycle of rebirth. That is known as karma and nirvana according to Buddhas. Buddha preached ahimsa, or we can call non-violence, with special emphasis on kindness to animals. इन्होंने kindness to animals की बात की, अहिंसा non-violence की बात की कि चाहे इंसानों में चाहे एनिमल्स में हिंसा ना हो। He opposed the caste system and insist on a simple way of life. देखिए इसलिए लोग आज बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं। इट्स नॉट कि दे डू नॉट हैप्पी विद देयर ओन रिलीजियस। आप इनमें ये जो चीजें हैं, बुद्धिज्म डज नॉट वी कैन से, जो आज के टाइम की जो हम लोगों की लाइफ हो गई है ना, बहुत ज्यादा शो ऑफ एंड एवरीथिंग इज फॉर द सेक ऑफ, वी कैन से, दिखाना अपने आप को सुप्रीम। इट्स नॉट दैट, ठीक है। लाइफ इज समथिंग, चाहे वो अंबानी है चाहे वी आर द वन, वी हैव टू गिव इट। हमें एक दिन देनी ही देनी है ना, वी हैव टू गो ऑन, हमें चले जाना है। सो इट्स नॉट अबाउट कि हमें हमेशा से ही एक सुप्रीम लाइफ जीने का वो हो, या जिस तरीके से आजकल लोग डिजायर कभी खत्म नहीं हो रही है। तो इन्होंने बात की एक वेरी सिंपल लाइफ एंड दे प्रोहिबिट द वी कैन से वर्ना सिस्टम जो चलते आ रहा है, ठीक है। तो ये थी। अब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है। सो बुद्धा यूज सिंपल लैंग्वेज पाली और मगधी। ओके, वी कैन कॉल, इसको हम मार्क कर देते हैं, दैट इज पाली एंड मगधी। ओके, दिस वन। In his preachings, many of the kings and empires embraced the Buddhism and spread far and wide and went even beyond the out of the India, such as Sri Lanka, China, Tibet, and Southeast and Central Asia. धीरे धीरे बुद्धिज्म इंडिया से होते होते बाहर तक फैल गया। At the first century AD, Buddhism was divided into two sets, Mahayana on the greater wheel and the Hinayana or the lesser wheel. Okay. Buddhism influenced almost all aspects of life. Viranas came into their real existence as a learning center. These were decorated with fine sculptures, stupas, viranas, Chaitanyas were built. Buddhism gave a new art of architectures to India. Buddhism ने एक न्यू लाइफ, एक न्यू आर्ट दिया है हमें, ठीक है। Originally teaching of Buddhism were compiled with and collected to three pitakas, three baskets. Beside these takayas, tales or stories relating to the previous birth of the Lord Buddha is the main literature of Buddhism. So ये इसकी जो थ्री पितास थे, ये थ्री बास्केट जो हम कहा सकते हैं आपका मेन लिटरेचर है बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म क्लियर हुआ, बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिली हमें, है ना। अब देखते हैं जैनिज्म। जैनिज्म हमें क्या बताता है? जैनिज्म, आई एम होपिंग सो, ये तो आपको दिख रहा है जैनिज्म। अब जैनिज्म को देखते हैं। सो वर्धमना Mahavira Swami was born on about 540 BC in the village Kundalgram near the city Vaishali, Bihar. ये भी बिहार से। His father Siddhartha and the Trishula was his mother. Siddhartha and Trishula father mother थे। He was Kshatriyas of the Kshatriyas clan. Of course ये भी क्षेत्रीय कम्युनिटी से थे जो गौतम बुद्ध थे। His mother belonged to the Vichyani clan. As Prince Vardhanama led a loyal life, but he did not satisfy with these luxuries. उनको भी काफी अच्छी लाइफ मिली थी, लग्जरी, कंफर्ट, बट वो हैप्पी नहीं थे इन सब चीजों से। He was married to Yashoda and got a beautiful daughter named Priyadarshini. उनकी शादी हुई, उनको प्रियादर्शनी एज अ डॉटर हुई, ठीक है। किनके साथ शादी हुई? यशोदा के साथ। स्वामी वी कैन से वर्धनाना वी कैन कॉल महावीरा की।
But sudden a time he left at his palace at the age of 30 and set out of a search of truth. अब वो ट्रुथ की सच्चाई में निकल गए घर से बाहर अपनी वाइफ एंड ये बेबी को छोड़ के. For 12 years he did a hard penance and meditation, and at the age of 42 he attained the true knowledge. So, or weak Varjanaras. He counted on himself and called Jina. He was the 24th Tirthankar of Jainism. So Mahavira 24th Tirthankar थे. First Tirthankar was ऋषभदेव. पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और ये 24th नंबर के थे महावीरा. He follows of the religious and called Jains. After getting knowledge, he moved place to place and preach his principles. जैसे उनको enlightenment knowledge मिल गई वो फिर हर जगह जगह जाके उसको प्रचार करते. He also visited the court of Bhimasara and Ajathura. He left his world in Paus in the South Bihar at the age of 72 with his fame now widespread. फिर उनकी डेथ हो जाती है. अब देखते टीचिंग ऑफ महावीरा. महावीरा ने क्या क्या चीजें पढ़ाई. So Vardhanama Mahavira believed in ahimsa or non-violence. The goal of life according to Mahavira was to make one soul free and not to born again in this world. The way to do this through the three ratnas or the three jewels of the life. These were right to belief, right to knowledge and right to action. ये तीन jewels महावीरा ने बताए थे. ठीक है. महावीरा डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. ये भी कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे. बट ही एम्फेसिस दैट एवरीवन इनरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट कैन अटेन लिबरेशन थ्रू गुड एक्शंस. ठीक है. वो भी इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते थे कास्ट सिस्टम. तो महावीरा स्वामी preaches that his followers must be take the following 5 rules. That is, not to injure, not to steal, not to tell a lie, not to own property and not to lead an impure life. ये 5 चीजों पे फोकस किया गया. आप देखते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म का कैसे स्प्रेड किया गया अलग अलग जगह पे. So Vardhanama Mahavira founded the monastery. Other views in Rajasthan to spread Jainism, Western India, Bengal and Central India. A number of people and the kings become followers and under the patronage. At the time of Mahavira death, there were 1400 disciples of him. The religious book of Jains are known as Angas and Purnas. The Jains text was written in the Prakritic and the literature is common in people teaches the doctrine. Devala temples at Mount Abu and the Palitana's temple at Satyunas Hills, Gujarat are famous in India. After the death of Lord Mahavira, the Jainism was divided into 2 separate sections. These are known as Shivitambara and the Dhimbambara. These Shivatambaras wore white clothes and this Dhimgambaras do not wear clothes at all, led to a life of self-fortune. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा. हमने आर्यंस, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में डिस्कस की. आई एम होपिंग सो सबको समझ में आया होगा. अब ये समरी है, अब आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन आंसर्स करें. अब क्वेश्चन आंसर्स अगर किसी ने गलत किए फिर देख लेना. चलिए. The Purnas are in numbers. कितने थे? Puranas 16, not 18. Okay. The Aryan worships Indra as a Indra क्या थे? Rain god थे. Megalithic people were not so advanced, है ना? वो इतने एडवांस नहीं थे. Gramini is a head of Gram, village head को बोलते थे. Gautam Buddha found Buddhism. People tree was called Buddhi Vrishsa. Okay, that is Buddhi Vriksha. The goal of man life is to attain moksha. Next, Mahavira founded Jainism. Now fill in the blank. The Brahmins perform the. देखो ब्राह्मण्स क्या परफॉर्म करते थे. अब देखो, अब हमने जो सबसे पहले कास्ट सिस्टम पढ़ा था, आ जाओ जल्दी आ जाओ. ये देखो, लर्न वेदास. दे परफॉर्म ऑल रिलीजियस सेरेमनीज. तो वो रिलीजियस सेरेमनीज करते थे. क्या करते थे बेटा? रिलीजियस सेरेमनीज. क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग होते थे. क्या होते थे बेटा?
पढ़े लिखे, ठीक है. So we can write religious ceremonies here. Okay. Next, the Rig Vedas is the fill in the blank book of Aryans. So अब आप यहाँ लिख भी लेंगे, ना ही लिखी तो ये देखिए यहाँ क्या लिखना था. They perform religious ceremonies. Okay. Next, the Rig Vedas are the oldest one. Okay, they are the oldest one. Fill in the blank. Fill in the blank are the two epics, Ramayana and Mahabharat. You can call दो epics जो हमने later Vedic period में पढ़ी थी. The woman had right to choose her husband. थी ना early Vedic period में. The Aryans drink soma. क्या पीते थे वो? Soma in their religious ceremonies, है ना? True false बताने. T for truth, F for false. The Aryans came to India from Japan. No, जापान से थोड़ा आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे. ठीक है. नेक्स्ट, द आर्यंस डोमेस्टिकेट हॉर्स. बिल्कुल सही. एंड दे यूज एज अ chariots. Okay. Next, the iron was first used by Aryans in 100 BC. It is absolutely true. The later Vedic period provide the Mahabharat and Ramayana. बिल्कुल सही. later Vedic period में ही हमारी रामायण और महाभारत आई थी. स्वामी विवेकानंद फाउंडेड राधा स्वामी. बिल्कुल सही. ट्रू. विहारास आर द लर्निंग सेंटर्स. बिल्कुल सही. सो सब ट्रू है, बस फर्स्ट वाला फॉल्स है. नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर आर्यंस? आर्यंस कम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड दे आर फ्रॉम ईरान. नेक्स्ट, हाउ मेनी वेदास? देयर आर 4 वेदा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. द ओल्डेस्ट वेदा आर द ऋग्वेद. सो द क्वेश्चन नंबर 3, which one of the vedas is the oldest one? The rig veda is the oldest one. Question number 4, into how many varnas did the Aryans divide the society? There are also 4 varnas: Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudras. ये 4 थे. Question number 5, name the text of epic age. So there is Ramayana and Mahabharata. ये दोनों epic age के टाइम पे, later Vedic age के टाइम पे थे. Question number 6, how many were the sects in 6th century BC? कितने थे? चलो देखते हैं. कुछ तो होमवर्क दे आपको. देखते आप सुन भी रहे थे कि नहीं सुनते, क्योंकि ये बहुत छोटे से में लिखा था. कितने थे देखते. कौन इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ. क्वेश्चन नंबर 6 का सीधा लिख देना. क्वेश्चन नंबर 6 का कितने थे? नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? गौतम बुद्धा. क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट? देखो बुद्धम को एनलाइटमेंट मिली थी. ये देखो. आप बोलोगे मैम कहाँ लिखा था ये देखो, आपको दिखाती भी जा रही हूँ साथ साथ. ये देखो, एनलाइटमेंट इन द बोध ट्री में. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, सम अदर क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द सोर्सेज ऑफ अर्ली वैदिक एज इन डिटेल. अब सोर्सेज लिख लेंगे अर्ली वैदिक एज के. कहां से मिले थे? बिल्कुल. वेरी गुड. मेंशन द विलेजेस सेटल इन आर्यंस. कौन कौन से विलेजेस आर्यंस के टाइम पे? पंजाब का एरिया, हरियाणा का, नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट, ये सारे जगह थे. Describe the influences of Buddhism in Indian culture. Of course, Buddhism tells you lots of things like how we can able to live a very simple life and how we do not follow these varna systems. These are not good. How we live a peaceful life, how we can able to treat everyone equal and live a very peaceful life. All these teachings come from Buddhism. Next is describe the teaching of Mahavira. And Mahavira का इस ये टीचिंग थी सारी. ये देखो, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये रही टीचिंग्स. ठीक है. ये टीचिंग्स में हमने पढ़ा था सबसे पहले राइट टू बिलीव, राइट टू नॉलेज एंड राइट टू एक्शन. एंड ये सारी चीजें कि हमें किसी को इंजर्ड नहीं करना, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी की चीज नहीं चुरानी, ये सब थे. नेक्स्ट है राइट द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म. कौन कौन से 4 ट्रुथ बताए थे? ये रहे. ये देखो, ये ट्रुथ है. फुल ऑफ सफरिंग है. डिजायर मेन कॉज होता है सफरिंग का. हमें सफरिंग, ये जो डिजायर से इसको रिड ऑफ करना है ना. और हमने ये 8 फोल्ड और जो 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना है. ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द 3 ज्वेल्स ऑफ महावीरा? कौन से 3 ज्वेल्स थे? ये थे. ये देखो, ये रहे. राइट टू नॉलेज, राइट टू बिलीव एंड राइट टू एक्शन. सो ये था आपका चैप्टर. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. मजा आया? अच्छा लगा? That's all, my dear learners, for this class. Thank you so much, my dear learner, for watching this video. Revise this chapter and comment down below the answer number 6. I am waiting for your answer. देखते कौन सबसे पहले आंसर करता है. ठीक है.
चलो फिर बाय बाय।